नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी कूटनीतिक शिफ्ट को डिकोड करने वाले हैं। हाल ही में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने नई दिल्ली का दौरा किया है और इस दौरे में कुछ ऐसा हुआ है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का ध्यान खींचा है। भारत और साइप्रस ने अपने रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जाते हुए ऑफिशियली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। एक फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ कोई रूटीन कागजी एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल शतरंज की बिसात पर एक बहुत ही कैलकुलेटेड और डिसाइसिव कदम है। आज के हमारे एनालिसिस का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम शुरुआत करेंगे इस नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को समझने से, फिर इकोनॉमी और डिजिटल इनोवेशन पर बात करेंगे। उसके बाद 2026-2031 के डिफेंस रोड मैप और काउंटर टेररिज्म अलाइनमेंट को देखेंगे और आखिर में मेडिटेरेनियन जियोपॉलिटिक्स की बड़ी तस्वीर और इन सब के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गोल्स को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए अपनी पहली थीम पर आते हैं, एक नई रणनीतिक साझेदारी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों का यह नया लेवल। अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दुनिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही फॉर्मल और एलिवेटेड रिलेशन होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों देश अब डिफेंस, ट्रेड और रीजनल सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर एक गहरे और लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के लिए कमिटेड है। आसान शब्दों में कहें तो ये नॉर्मल दोस्ती से कहीं आगे की बात है। ये एक दूसरे के लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करने और इंटरनेशनल मंचों पर एक मजबूत बैकअप देने का वादा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पार्टनरशिप एक बहुत ही खास टाइमिंग पर हो रही है। 2027 में दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पूरे 65 साल होने वाले हैं। किसी भी कूटनीतिक रिश्ते के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इस एनिवर्सरी से ठीक पहले अपने रिश्तों को इस तरह अपग्रेड करना एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता है। ये दिखाता है कि इतने दशकों का भरोसा अब एक मजबूत सामरिक गठबंधन में बदल रहा है। चलिए अब अपनी दूसरी थीम की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स और डिजिटल इनोवेशन, जो किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव होते हैं। हम सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में असली ताकत हमेशा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से ही आती है। अगर हम मेन इनिशिएटिव्स की बात करें तो मुंबई में एक नया साइप्रस ट्रेड सेंटर खोलने का इरादा जताया गया है, जिससे जाहिर है कि एक्सपोर्ट्स और जॉब्स दोनों को बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही साइप्रस अब इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के ट्रेड पिलर में भी शामिल हो गया है। और एक बहुत ही खास बात, भारत ने साइप्रस की राजधानी निकोसिया को भीष्म मेडिकल क्यूब्स गिफ्ट किए हैं, जो इस पूरी डिप्लोमेसी में एक बहुत ही जरूरी ह्यूमन टच ऐड करता है। अब ये भीष्म क्यूब्स दरअसल हैं क्या? ये बहुत ही एडवांस्ड और पोर्टेबल मेडिकल यूनिट्स हैं, जिन्हें खास तौर पे ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी भी आपदा या रिमोट इलाके में तुरंत लाइफ सेविंग केयर दी जा सके। सोचिए, एक तरह से ये चलता फिरता मिनी हॉस्पिटल है। फर्स्ट लाइन डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए ये गिफ्ट देना भारत की तरफ से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार कदम है, जो एक सच्चे रणनीतिक साझेदार की भूमिका को साबित करता है। इसके अलावा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कई अहम MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए हैं। टेबल में देखा जा सकता है कि डिजिटल पॉलिसी में इनोवेशन और टेक कॉपरेशन पर फोकस है। एजुकेशन सेक्टर में हायर एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही 2026 से 2030 तक कल्चरल कॉपरेशन और हेरिटेज प्रोटेक्शन का भी प्लान है। मतलब रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस और लोगों के बीच भी मजबूत किए जा रहे हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद इस सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, द 2026 to 2031 डिफेंस रोड मैप। ये जो 5 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क है, डिफेंस एनालिस्ट इस पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। इसमें 3 मेन स्टेप्स हैं: ब्रॉड डिफेंस एक्टिविटीज को बढ़ाना, एक दूसरे के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करना। साफ है कि ये सिर्फ कागजी वादे नहीं है, ये दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझने और एक मजबूत डिटरेंस यानी निवारक क्षमता बिल्ड करने का एक बहुत ही सॉलिड प्लान है। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल उदाहरण है सर्च एंड रेस्क्यू पर हुआ ये एग्रीमेंट। साइप्रस के लारना का जॉइंट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच अब एक ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन बन गया है। भूमध्य सागर जैसे बिजी और सेंसिटिव इलाके में ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना डिफेंस इंटीग्रेशन का एक बहुत ही स्मार्ट और जरूरी शुरुआती कदम है। डिफेंस के बाद अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, काउंटर टेररिज्म अलाइनमेंट और एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की।
आज के वक्त में कोई भी देश अकेले सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए टेररिज्म से निपटने के लिए एक नया जॉइंट वर्किंग ग्रुप और एक ऑफिशियल साइबर सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किया गया है। आज की तारीख में खतरे सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होते, डिजिटल और साइबर स्पेस में भी होते हैं। तो ये वर्किंग ग्रुप रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करने और फिजिकल के साथ साथ इन डिजिटल खतरों से निपटने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अब तक हमने बायलेटरल बातों पर फोकस किया, लेकिन अब जरा मैक्रो लेवल पर चलते हैं। हमारे 5वें सेक्शन में भूमध्य सागरीय भू राजनीतिक बिसात यानी द मेडिटेरेनियन जियोपॉलिटिकल बोर्ड। अगर हम इस पूरे रीजन को एक न्यूट्रल और एनालिटिकल नजरिए से देखें तो हमें पावर बैलेंस में एक बड़ा शिफ्ट दिखाई देगा। एक तरफ एक उभरता हुआ तुर्की पाकिस्तान मिलिट्री एक्सिस है जो लगातार अपने डिफेंस टाइज मजबूत कर रहा है, और ठीक दूसरी तरफ इसके पैरेलल एक इंडिया साइप्रस ग्रीस इजराइल का स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट शेप ले रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक जैसी सोच रखने वाले देश रीजनल सिक्योरिटी को बैलेंस करने के लिए अब तेजी से साथ आ रहे हैं। इस पूरी मैक्रो स्ट्रैटेजी के पीछे कुछ बाहरी आकलनों को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक अमेरिकी जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि तुर्की की नई लाइटनिंग मिसाइलें कथित तौर पर उत्तरी भारत को टारगेट करने की कैपेसिटी रखती हैं। न्यूट्रल होकर देखा जाए तो इस तरह की रिपोर्टेड मिसाइल कैपेबिलिटीज किसी भी देश को अपने सिक्योरिटी कैलकुलेशंस और फॉरेन अलायंसेस को री-इवैल्यूएट करने पर मजबूर करती हैं, और यही वजह है कि ऐसे सामरिक रिश्ते बनाना अब सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। और इस पूरी बिसात में साइप्रस की लोकेशन बहुत ही क्रूशल है। मेडिटेरेनियन के बीचों बीच बसा ये द्वीप, जिसकी आबादी करीब 1 से 1.3 मिलियन है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के एकदम चौराहे पर है। फिलहाल इसका तुर्की के साथ एक अनसुलझा टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। इस सेंसिटिव मुद्दे पर भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर और बैलेंस्ड रहा है कि इस विवाद को इंटरनेशनल लॉ के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाया जाना चाहिए। तो अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इन सब चीजों के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गोल्स क्या हैं? इस पूरी डिप्लोमेसी का असली मकसद क्या है? फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्वर्स के मुताबिक ये सब भारत को एक गजब का स्ट्रेटेजिक लेवरेज देता है। पहला फायदा, भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स जैसे एडवांस्ड मिसाइल और ड्रोन्स के नए मार्केट खुल सकते हैं। दूसरा, मेडिटेरेनियन रीजन में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड यानी वहां अपनी प्रेजेंस दर्ज करना। और तीसरा, जो कि बहुत ही अहम है, यूनाइटेड नेशंस जैसे मंचों पर जो एक तरफा कूटनीतिक दबाव बनाया जाता है, खासकर तुर्की द्वारा कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाना, उसे काउंटर करने के लिए ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। ये एक तरह से डिप्लोमैटिक प्रेशर को बैलेंस करने की स्ट्रैटेजी है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे मेडिटेरेनियन में ये नए अलायंस बन रहे हैं, आने वाले दशक में ये इंडिया साइप्रस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ग्लोबल सिक्योरिटी के ढांचे को किस तरह से नया आकार देगी? क्या इससे इस पूरे रीजन में एक बिल्कुल नया पावर बैलेंस सेट हो जाएगा? फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।